तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज उपराष्ट्रपति के संबंध में कि उपराष्ट्रपति क्या है, कैसे इसका निर्वाचन होता है, कैसे उपराष्ट्रपति के अपनी शक्तियों को कैसे प्रयोग करता है, कैसे उसे, ये सारी स्थितियों के बारे में हमें विचार करना है। तो उपराष्ट्रपति के पोस्ट को पढ़ने में हम लोग इतने पार्ट में से फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद क्या है, उसके कार्य क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कितने दिनों के लिए वो पद धारण करता है, उसकी पदावधि क्या है। इसके बाद उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या है, कब उसको भरा जाएगा, उसका ओथ या शपथ पर विचार करेंगे, उसकी वेतन भत्ते या परिलब्धियां क्या मिलती हैं। फिर हमें देखना है ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तब क्या होता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 70 आपको इसके बारे में भी बताएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की फाइनली हम तुलना भी कर लें। तो देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर कोई कहे कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तो पहला सवाल हमारे जहन में क्या आता है? पहला सवाल आता है क्यों होगा, क्या जरूरत है इसकी जब राष्ट्रपति है ही तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि उसका कुछ कार्य होगा। तो दो बातें हैं, दो कारणों से उपराष्ट्रपति का पद आवश्यक है, या इसी को इस बात में कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के दो कार्य हैं। पहला कार्य जो आर्टिकल 64 निर्धारित करता है, वैसे तो अगर हम मोटिव उद्देश्य को ध्यान में रखें कि उपराष्ट्रपति का पद क्यों सृजित किया गया, तो उसके बारे में आर्टिकल 65 बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। लेकिन राष्ट्रपति हमेशा तो अनुपस्थित नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति खाली बैठा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो कोई ना कोई काम तो उनके पास भी होना चाहिए। इतना बड़ा विशाल पद है, इतना खर्च होगा देश का, तो कोई ना कोई काम तो उनको मिलना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में दो प्रोविजन किए गए। एक तो आर्टिकल 64 किया गया और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का कार्य नहीं कर रहा होगा तब वो क्या करेगा? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेगा। एक बात यहां पर ध्यान रखना है। अब ये पदेन सभापति क्या होता है? इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। पदेन सभापति का मतलब है कि वास्तव में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन चूंकि वो खाली है, राष्ट्रपति उपस्थित है, तो उससे सभापति के पदेन सभापति के रूप में काम करवाया जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि उस पद के लिए उसे सृजित नहीं किया गया था, उसका काम कुछ और निर्धारित है, लेकिन ये अतिरिक्त काम भी उससे करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है एक्स ऑफिशियो। तो ध्यान रखिए कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आर्टिकल 64 ने यह स्पष्ट कर दिया। अब बात आती है कि जब वो सभापति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो उसे वेतन भत्ते किस रूप में मिलेंगे? उसे राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे या उपराष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे या सभापति के रूप में मिलेंगे? तो आर्टिकल 97 इस बात को स्पष्ट करता है। यहां ध्यान रखना है, अनुच्छेद 97 कहता है कि राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते वो प्राप्त करेगा। आर्टिकल 97 में दो बातें स्पष्ट कर, ये बड़ा कंट्राडिक्शन टाइप का मामला है। वैसे तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन मिलता है, लेकिन आर्टिकल 97 ये कहता है कि जब वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा होगा तो सभापति के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते उसे प्राप्त नहीं होंगे। तो अब बात ये उत्पन्न होती है, तो वेतन भत्ते किस रूप में उसे प्राप्त हो रहे थे? उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त हो रहे थे या सभापति के रूप में प्राप्त हो रहे थे? तो हमारे यहाँ वेतन भत्ते कार्य के आधार पर दिए जाते हैं। तो हम मान लेते हैं 97 ये स्पष्ट करता है कि वेतन भत्ते सभापति के रूप में प्राप्त हो रहे थे। तो ये दो तीन बातें आपको आर्टिकल 64 में ध्यान रखना है। अब बात आती है कि कब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति किस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा स्पष्ट करता है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या राष्ट्रपति किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाए, किसी अन्य कारण, लेकिन इस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा और तब तक करेगा जब तक नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाता है, तब तक उसके कार्यों का निर्वहन करेगा।
दूसरा इशू आता है आर्टिकल 65 क्लॉज 2। ये अस्थायी अनुपस्थिति के लिए है। राष्ट्रपति जब अस्थायी रूप में अनुपस्थित रहता है, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने छुट्टी ले ली है, जैसे राष्ट्रपति बीमार हो गया है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। जब राष्ट्रपति आंशिक रूप से अनुपस्थित है, तो उस समय जब तक राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, और जब तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तब तक उसे वही उपलब्धियां परिलब्धियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हो रही होती उतने कार्यकाल के लिए। तो वैसे तो हमारे देश में राष्ट्रपति छुट्टी उट्टी कम ही लेते हैं, बहुत कम लोग छुट्टियां लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो वो निजी यात्रा में रूस गए थे, तो उस समय उन्होंने छुट्टी ली थी। फिर कुछ दिनों के लिए वो बीमार हो गए थे, तब उन्होंने छुट्टी ली थी। अब आर्टिकल 65 क्लॉज 3 ये क्या कहता है? आर्टिकल 65 क्लॉज 3 कहता है कि जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, चाहे वो 65(1) के तहत निर्वहन कर रहा हो, चाहे वो 65(2) के तहत निर्वहन कर रहा हो, तब तक उसे वेतन भत्ते उपलब्धियां परिलब्धियां राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होंगी। ये किसने कह दिया? आर्टिकल 65 क्लॉज 3 ने। अर्थात जब वह राष्ट्रपति के रूप में कृत्यों का निर्वहन करेगा तब तक राष्ट्रपति को मिलने वाली परिलब्धियां आदि प्राप्त करेगा। ये आर्टिकल 65। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 65 ने उपराष्ट्रपति के कृत्यों के बारे में स्पष्ट कर दिया। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, कौन इलेक्ट करता है। ये सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भिन्नता नहीं होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले निर्वाचक मंडल को लेकर के एक अंतर होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 66 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भागीदारी करेंगे, सभी सदस्य होंगे। अब देखिए निर्वाचक मंडल को लेकर के अंतर आ गया। तो अंतर क्या क्या आ गया? वहां आपने देखा था राष्ट्रपति में कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भागीदारी करेंगे, और यहां पर क्या है? सभी सदस्य भागीदारी करेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं या राज्य विधानमंडलों के सदस्य भागीदारी नहीं करेंगे, न दिल्ली और पौंडीचेरी के सदस्य इसमें भागीदारी करेंगे। तो केवल एक ही प्रकृति के सदस्य भागीदारी करेंगे। जब एक ही प्रकृति के सदस्य भागीदारी करेंगे तो क्या मत भार निकालने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वोटर्स का वोट वैल्यू लगभग बराबर है, लगभग क्या पूर्णतः बराबर है। तो ऐसी स्थिति में मत भार निकालने की आवश्यकता निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद केंद्रीय पद हो जाता है, यह परिसंघीय पद नहीं है, क्योंकि इसमें राज्यों की भूमिका नहीं है, यह केवल केंद्रीय पद है। ठीक है ना, यह बात आपको ध्यान में रखना है, यह केवल केंद्रीय पद है, ना कि परिसंघात्मक, क्योंकि ये इसका इलेक्शन में राज्य भागीदारी नहीं करते हैं। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, निर्वाचित होने के लिए कंडीशंस क्या है? तो आर्टिकल 66 क्लॉज 2 में कंडीशन बताई गई है, अनुच्छेद 66 क्लॉज 2 में। पहली बात, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर सदस्य कोई उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेगा उस दिन उसे संसद या राज्य विधानसभा की जो भी सदस्यता उसके पास थी वो स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। पद ग्रहण की तारीख से वो सदस्यता स्वतः ही रिक्त मान ली जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता क्या है। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में अहर्ताओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अहर्ताएं 3 हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 3 अहर्ताओं को पालन करना होगा। एक तो भारत का नागरिक हो,
यह आवश्यक है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु धारण करता हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। यहां ध्यान रखना, इस तीसरे पॉइंट में भी अंतर आ जाता है। राष्ट्रपति के लिए मैंने आपको बताया था कि लोकसभा की सदस्यता या लोकसभा का सदस्य होने के लिए वो अहर्ता रखता हो, ताकि वो लोकसभा, यहां पर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। तो ये 3 क्वालिफिकेशन है। जो व्यक्ति ये 3 क्वालिफिकेशन धारण करता है वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है उपराष्ट्रपति के लिए? आर्टिकल 66 क्लॉज 4 में डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया है, सेम जैसा कि राष्ट्रपति में था। लाभ का पद धारण ना करता हो, वह संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर वो लाभ के पद पर है तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्नता क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में नाम निर्दिष्ट सदस्य भागीदारी नहीं करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में नाम निर्दिष्ट सदस्य भागीदारी करते हैं। उपराष्ट्रपति में नाम निर्दिष्ट सदस्य या मनोनीत सदस्य भागीदारी करते हैं, जबकि राष्ट्रपति में राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। दूसरा सब डिफरेंस क्या है? दूसरा है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य भागीदारी नहीं करते हैं, जबकि राष्ट्रपति में करते हैं। तीसरा पॉइंट है मत मूल्य समानता होने के कारण मत भार निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी मतदाताओं का मत मूल्य बराबर होने के कारण मत भार निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये इन दोनों के इलेक्शंस में कुछ डिफरेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में भी जान लेते हैं कि कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति अपना पद धारण करता है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए अपना पद धारण करता है। अर्थात पद ग्रहण की तारीख मतलब जिस दिन शपथ ग्रहण करता है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। लेकिन पदावधि के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो कह रहा है 5 वर्ष तक। लेकिन आर्टिकल 67 क्लॉज सी कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर के ना आ जाए। ये बात आपको ध्यान रखना है। 67 क्लॉज सी या गा 5 वर्ष समाप्त हो जाने के बावजूद तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर निर्वाचित होकर ना आ जाए। अब अगर वो 5 वर्ष की अवधि से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ अधिकार हैं, वो छोड़ सकता है। उसके लिए आर्टिकल 67 क्लॉज ए में पद त्याग का प्रोविजन किया गया है। वह राष्ट्रपति को अपना पद त्याग सकता है, को पद त्याग सौंप सकता है। राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर देगा और अपना पद को सौंप देगा। अच्छा, वहां मैंने राष्ट्रपति के दौरान आपको यह बताया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग सौंपेगा और उपराष्ट्रपति का यह दायित्व होगा कि यथाशीघ्र वह स्पीकर को इस बात से अवगत करवाए। लेकिन ऐसी कंडीशन उपराष्ट्रपति के पद त्याग के संबंध में नहीं है। राइट? कोई आवश्यक नहीं है कि वो राष्ट्रपति यथाशीघ्र स्पीकर को इस बात से अवगत करवाए। ऐसा कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। अब अगर वो पद त्याग नहीं सौंपता है तो पद से हटाए जाने का प्रोविजन भी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो आर्टिकल 67 क्लॉज बी में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाएगा और उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। हालांकि यहां एक कंडीशन है कि जब राज्यसभा बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाए तो इसकी स्वीकृति लोकसभा के द्वारा भी होनी चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि लोकसभा अपनी सहमति किस आधार पर देगा। क्या लोकसभा में भी बहुमत से संकल्प प्रस्ताव को पारित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हमारा संविधान
चुप है। तो आप ध्यान रखना है कि आर्टिकल 67 क्लॉज बी कहता है कि राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसमें लोकसभा की स्वीकृति अनिवार्य होगी, लोकसभा की स्वीकृति अनिवार्य होगी। बट लोकसभा ये स्वीकृति किस रूप में देगी? क्या लोकसभा में भी वो संकल्प प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के संविधान चुप है, संविधान कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये पद से हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति से अगर पद से हटाने की प्रक्रिया की तुलना की जाए तो बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के आधार पर एक इंपीचमेंट प्रोसेस लाया जाता है और वो इंपीचमेंट प्रोसेस दोहरे बहुमत से पारित होता है, जबकि इसको साधारण बहुमत से हटा दिया जा सकता है और राज्यसभा का ही ज्यादा प्रभाव हटाने में होता है। तो ये पद से हटाए जाने का स्थिति है। पदावधि के बारे में आप समझ गए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है, कैसे होगा। तो आप ध्यान रखिए कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। ये वैसे तो जब अगर नॉर्मल स्थिति होती है तो पद समाप्त या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही निर्वाचित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आकस्मिक रिक्ति है, देखो एक तरफ हम सामान्य रिक्ति में देखें, सामान्य रिक्ति मतलब रूटीन 5 साल के बाद जो रिक्ति होती है, और एक आकस्मिक रिक्ति। तो सामान्य रिक्ति में पद समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन कर लिया जाएगा या कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया जाएगा। आकस्मिक रिक्ति के बारे में राष्ट्रपति के लिए 6 महीने का वक्त अधिकतम था। यहां ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। यथाशीघ्र ये कहा गया है कि यथाशीघ्र अनुच्छेद 67 में यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। ठीक है ना, इतना सिर्फ कह दिया गया है। अब शपथ के बारे में आप देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति कैसे शपथ ग्रहण करता है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करता है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। क्या शपथ ग्रहण करता है? तो कोई खास प्रोविजन नहीं है। ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जो काम मुझे सौंपा जाएगा उस काम का निर्वहन करूंगा। क्योंकि काम तो निर्धारित है नहीं, तो जो कार्य सौंपे जाएंगे उनका निर्वहन करूंगा। सभापति जब रहेगा तो सभापति के कार्यों का निर्वहन करेगा, तो राष्ट्रपति रहेगा तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये इसकी शपथ में प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट, अब उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां वगैरह क्या होंगी? तो आपको पता है कि वही परिलब्धियां होंगी जो संसद समय समय पर निर्धारित करती है, और अगर संसद ने निर्धारित नहीं किया है तो दूसरी अनुसूची में निर्धारित वेतन भत्ते और परिलब्धियां मिलेंगी। ये उपराष्ट्रपति के, और जब वो राष्ट्रपति के कृत्यों का काम कर रहा है तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के परिलब्धियां उसको प्रदान की जाएंगी। एक मेजर स्थिति है जिसको समझने की आवश्यकता है, और वो है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 70 कुछ प्रोविजन करता है। जब दोनों पद रिक्त होंगे तो अनुच्छेद 70 कहता है कि ऐसी आकस्मिक रिक्ति में संसद को यह अधिकार होगा कि संसद इस रिक्ति से समाधान करने के लिए कुछ उपबंध करे। तो अनुच्छेद 70 संसद को अधिकार देता है कि ऐसी आकस्मिक रिक्ति के संबंध में उपबंध करे। अब संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और कुछ लीगल प्रोविजन संसद ने किया। संसद ने अनुच्छेद 70 या आर्टिकल 70 की शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कृत्य निर्वहन अधिनियम 1969 पारित किया। राष्ट्रपति कृत्य निर्वहन अधिनियम 1969, और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। अब स्थिति यहां
एक समझने की है। सामान्यतः किताबों में यह लिख दिया जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, क्या यह संवैधानिक व्यवस्था है? तो नहीं, यह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश कृत्यों का निर्वहन करेगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन तो केवल ये कहता है कि आर्टिकल 70 संसद को यह अधिकार देता है कि आप कुछ भी व्यवस्था करो, और संसद ने उस अधिकार का प्रयोग करके यह प्रावधान किया। तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ना होकर के विधिक प्रावधान है। और परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का अधिकार किस प्रकार की प्रक्रिया है? संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कार्यपालिकीय अधिकार है, न्यायपालिकीय अधिकार है? तो आपको ध्यान रखना है ये विधिक प्रावधान है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ध्यान रखेंगे, ये लीगल प्रोविजन। अब देखना यह है कि क्या व्यवहार में कभी ऐसा हुआ है हमारे देश में जब दोनों पद एक साथ रिक्त हो गए हों? एक बार ऐसा हुआ यूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वीवी गिरी लिफ्ट होकर के राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गए और राष्ट्रपति के कृत्यों का कुछ दिनों निर्वहन किया। लेकिन किसी कारण बस वीवी गिरी ने भी त्यागपत्र दे दिया। तो अब देखिए, ना तो राष्ट्रपति का तब तक चुनाव हो पाया था, और वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति से लिफ्ट होकर के राष्ट्रपति बने थे उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कृत्य निर्वहन अधिनियम 1969 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया। इन्होंने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया। यह समय था 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक। 20 जुलाई 1969 टू 24 अगस्त 1969 तक हमारे देश में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक, अब एक प्रश्न और बनता है कि क्या कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हता का होना अनिवार्य है? क्या जो कार्यकारी राष्ट्रपति बनता है वो क्वालिफाई होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना है, कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति बनने की अर्हता का होना कोई अनिवार्य नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो लोकसभा में निर्वाचित होने की क्वालिफिकेशन रखता हो। ठीक है ना? अब भारत का नागरिक वो तो सब जगह रहेगा ही रहेगा, वो न्यायाधीश के लिए भी लागू होता है। तो आर्टिकल 58 ने ये बात को स्पष्ट कर दिया है। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए ही ये अर्हता प्राप्त होगी, अर्हता अनिवार्य होगी। अगर कोई वाया आया है तो उसके लिए ये अर्हता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम देख लेते हैं पूरे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में क्या क्या तुलना है। तो ये टेबल मैंने आपके सामने एक रखी है, आप ध्यान रख सकते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बस आप एक एक बिंदु में रख सकते हैं। एक तो निर्वाचन में निर्वाचक मंडल को लेकर के अंतर है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल 1 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, और वो होते हैं संसद के सभी सदस्य। यहां पर अलग है। ये इनइक्वालिटी है निर्वाचन को लेकर के। समानता क्या है निर्वाचन को लेकर के? दोनों पद एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर निर्वाचित होते हैं। अर्हताओं को लेकर के क्या डिफरेंसेस हैं? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु धारण करता हो, लोकसभा में निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, यह राष्ट्रपति के लिए है। अंतर केवल यह है कि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता हो। तो दोनों दिशाओं में सिर्फ ये अंतर आ जाता है, और समानता यह है कि दोनों दिशाओं में कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो। पदावधि को लेकर के दोनों के लिए 5 वर्ष निर्धारित की गई है। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, ये इक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कोई भी नहीं है, बिल्कुल समानता है। पद त्याग को लेकर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर करके अपना पद त्याग करेगा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है। हटाए जाने को लेकर के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग नहीं है। राज्यसभा तत्कालीन उपस्थित साधारण सदस्यों के द्वारा इसको पदमुक्त कर देंगे। पुनर्निर्वाचन के लिए
दोनों चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, सिर्फ इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कुछ भी नहीं है। कार्यों के बारे में राष्ट्रपति के अनेक कार्य है, क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिकीय प्रमुख है, विधायी प्रमुख है, इनफैक्ट न्यायपालिकीय अनुच्छेद 72 न्यायपालिकीय प्रमुखता को भी ध्यान में रखता है। जबकि उपराष्ट्रपति को संवैधानिक तौर पर एक ही कृत्य है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, और पदेन सभापति के रूप में एक अलग कृत्य सौंपा गया है। तो ये दोनों के पदों में एक एक बिंदु को लेकर के तुलना है। मुख्य परीक्षा में कभी कभी यह सवाल पूछा गया है, हालांकि अब नहीं पूछा जाता है। तो ये आपका उपराष्ट्रपति पद का पद भी संपन्न हुआ। अब नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे उसमें हम मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे।